नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी राजधानी दिल्ली की। आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे देश की राजधानी अनसेफ होती जा रही है, क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है, कहीं डॉक्टर की हत्या हो रही है तो कहीं महिलाओं को चाकू दिखाकर धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल प्लेयर देश के लिए गोल्ड जीत कर लाया था वो आखिर क्यों शूटर बन गया, पूरी खबर होगी आपके सामने। गला घोटू गैंग राजधानी में कहां-कहां एक्टिव है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही दिल्ली के ईदगाह मैदान में जो लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लग रही है उसके साथ और किन-किन महापुरुषों की मूर्ति लगाई जा रही है, इसके बारे में पूरी डिटेल होगी आपके सामने। साथ ही इजराइल का इंतकाम भी दिखाऊंगी, कैसे लेबनान में घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात होगी राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारी तक रहते हैं, वो दिल्ली अब आम लोगों के लिए अनसेफ होती जा रही है। क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 6 तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। नॉर्थ दिल्ली हो या साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली हो या वेस्ट दिल्ली, हर तरफ की एक ही कहानी है। जैतपुर में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है तो नारायणा में शोरूम में घुसकर बदमाश फायरिंग करते हैं। ख्याला में गला घोटू गैंग एक्टिव है तो नरेला में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद है, इसकी वानगी सुल्तानपुरी में देखने को मिली, जहां सरेआम एक महिला को चाकू दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। तो वहीं महिपालपुर में 5600 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी कई सारे सवाल पैदा करती है कि क्या दिल्ली वाकई में अब सेफ नहीं रही। सबसे पहले बात दिल्ली के जैतपुर की कर लेती हूं, जहां बदमाशों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने जिस डॉक्टर की हत्या की है उनका नाम जावेद अख्तर है और वो कालिंदी कुंज के जैतपुर इलाके में नीमा अस्पताल के नाम से क्लिनिक चलाता था। यह अस्पताल 3 बेड का था। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे 2 बदमाश अस्पताल में आए। एक बदमाश के पैर के अंगूठे में चोट लगी हुई थी। उसने घायल पैर के अंगूठे की ड्रेसिंग बदलने के लिए कहा। उसके बाद वो डॉक्टर जावेद के केबिन में गया और फिर गोली मार दी, जिसमें मौके पर ही डॉक्टर जावेद की मौत हो गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में एक छोटे से नर्सिंग होम में बीती रात एक यूनानी प्रैक्टिशनर जिनका नाम जावेद अख्तर बताया जा रहा है, उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरअसल 2 लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल है, वो बीती रात तकरीबन 1 बजे के करीब इस नीमा हॉस्पिटल में आए, जो कि एक छोटा सा नर्सिंग होम है तकरीबन 3 बेड का। और यहां आने के बाद जो है वो ड्रेसिंग कराने के बहाने से आए थे, जिसमें से एक लड़के के पैर के अंगूठे में चोट लगी हुई थी। और जैसे ही वो जावेद अख्तर, जो कि यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, उनके कैबिन में पहुंचे तो उन्हें गोली मारकर दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लड़के एक रात पहले भी आए थे और रेकी करके गए थे। यहां पर उन्होंने अपनी बैंडेज भी कराई थी रेकी के दौरान। और उसके बाद कल देर रात तकरीबन 1 बजे के करीब दोनों लड़के जो हैं यहां पर आते हैं, जिसके बाद जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद अख्तर, उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दरअसल जब गोली की आवाज हॉस्पिटल में मौजूद 2 अन्य स्टाफ सुनते हैं तो वो आनंद फानंद में भागकर जावेद अख्तर के कैबिन की तरफ जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैबिन में जो जावेद अख्तर हैं यूनानी प्रैक्टिशनर, वो अपनी टेबल पर सर रखकर पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी आसपास लगे हैं उनको खंगालने में लगी है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। खास बात यह है कि जिन 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया उनकी उम्र 16 से 17 साल के बीच ही है, यानी कि दोनों ही अपराधी नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि वारदात से एक दिन पहले यानी कि परसों रात को भी दोनों बदमाश क्लिनिक में आए थे और अपनी ड्रेसिंग करवाई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टर जावेद की हत्या किसने कराई? ड्रेसिंग कराने के बहाने बदमाशों ने गोली आखिर क्यों मारी? इस मामले में इलाके के पार्षद प्रतिनिधि का भी बड़ा बयान सामने आया है, जो नर्स और डॉक्टर के रिश्तों को लेकर सवाल उठा रहा है। मैं यहाँ का निगम पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ यहाँ की पार्षद है। मेरा नाम श्रीचंद बोरा है, हेमा श्रीचंद बोरा यहाँ की पार्षद है। जो ज्ञात हुआ है, हमें जो सुबह पता चला है, अपने साथियों के द्वारा पता चला है कि रात को 1 बजे के आसपास की दुर्घटना है।
रात को 1 बजे के आसपास, क्योंकि जावेद डॉक्टर जो है लगातार रात को नाइट यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो रात को 2 आदमी जो आए अंदर, एक वो जिस हिसाब से एंट्री करी है उन्होंने, वो ऐसा लगता था जैसे वो डैमेज है या उनके कोई चोट लगी हुई है। आते ही नहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें चेक करना, तो जैसे ही उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, तो डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हुए थे, तो केबिन में निकाल के और ऑन द स्पॉट उनकी गोली मार के हत्या कर दी। बता रहे हैं कि रेकी वगैरह भी पहले की थी इन लोगों ने, कोई दुश्मनी आपकी जानकारी में आई हो? नहीं, वो चल रहा है कि जो नर्स है जो यहाँ पे काम करती, तो उनके आपस की बातचीत थी, उसको लेकर कोई विवाद था। डॉक्टर जावेद एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे बल्कि यूनानी चिकित्सक थे। उनकी हत्या की सूचना रात करीब 1:45 बजे पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने केबिन में कुर्सी पर सिर रखे हुए है और उनके सिर से खून बह रहा है। कल रात को 2 लड़के आते हैं, करीब 1:10 में 1:15 में। उनको एक जो लेडी अटेंडेंट है वो गाइड करती है, वो एक बेड पे जाके बैठते हैं। वहाँ वो चूंकि पिछली रात भी आए हैं तो उनको पता है। फिर लेडी अटेंडेंट एक मेल अटेंडेंट को बुलाती है, मेल अटेंडेंट उनको ड्रेस कर देता है। वो ड्रेस करने के बाद उसकी पट्टी लग जाती है, तो दवा लिखवाने के लिए या दवा लेने के लिए या किस पर्पज़ से ये दोनों हट जाते हैं। ये दोनों लड़के जाते हैं, अचानक से एक लड़का उसमें से फायर आर्म निकाल के फायर कर देता है और दोनों फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग है और जो एक ये है कि किसी डॉक्टर को नहीं मारा गया है, कोई टारगेटेड किलिंग है। अभी तक की हमारी तफ्तीश में हमने जो एक्यूज्ड है, जो एलिज्ड है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। डॉक्टर जावेद हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन नारायणा शोरूम फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के नारायणा कार शोरूम पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक रोहतक का रहने वाला है जिसका नाम दीपक है। इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है और देश के लिए 3-3 गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। दूसरा आरोपी अरमान खान है जिसे एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस को तीसरे आरोपी की तलाश है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में जो शख्स है उसका नाम दीपक है। वो नारायणा शोरूम में फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है। इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक किक बॉक्सिंग का इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका है। उसने 3 साल तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल वो जीत चुका है। पूछताछ में आरोपी दीपक ने खुलासा किया कि उसने और उसके साथियों ने कार शोरूम के मालिक से रंगदारी मांगी थी, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने शोरूम में पहले रेकी करवाई और फिर गोलीबारी कर दी। इस काम के लिए उसने अपने 3 साथियों का सहारा लिया। इसी ने साथियों को हथियार भी मुहैया कराए थे। इतना ही नहीं, आरोपी दीपक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, इसलिए खेल कोटे में सेना में नौकरी भी मिली थी, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और मान्यता प्राप्त वुशु कोच बन गया। रोहतक में किक बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर चलाने लगा। इसके साथ ही उसने अपराध की दुनिया में भी कदम रख दिया। दीपक जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने चंद पैसों के लालच में क्रिमिनल बनना शायद ठीक समझा। ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने खेल के पेशे के बाद फिर ऐसे क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। खैर, इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अरमान खान है। शोरूम फायरिंग में करने वाले यानी फायरिंग करने वाले शूटर्स में से एक अरमान खान भी था। अरमान खान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो हरियाणा के चरखी दादरी का रहने वाला है। पुलिस की टीम ने माजरा डबास इलाके में उसे घेर लिया। स्पेशल सेल ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो भागने की कोशिश करता रहा और इसी दौरान पुलिस फोर्स की ओर से 2 राउंड फायर किए गए। आत्मरक्षा में पुलिस दल ने आरोपी पर 2 राउंड फायर किए और एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। आरोपी की दागी गई एक गोली रेडिंग टीम के एक सदस्य के पहने गए बीपी जैकेट में लगी। उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। नारायणा शोरूम में 27 सितंबर को फायरिंग हुई थी। बदमाशों ने कार के शोरूम के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस दौरान 3 बदमाशों ने करीब 15 राउंड गोली चलाई थी।
फायरिंग के बाद भाऊ गैंग ने एक पर्चा भी फेंका था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का एक्शन केवल नारायणा शोरूम केस में ही नहीं हुआ है, बल्कि ख्याला के गलाघोटू गैंग पर भी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने गलाघोटू गैंग के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल दिल्ली के ख्याला इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कों ने एक लड़के का गला कसकर दबा रखा है और गैंग के दूसरे मेंबर्स उसके पॉकेट से पैसे निकाल रहे हैं। गलाघोटू गैंग के सदस्य जब सारे पैसे निकाल लेते हैं तो फिर उसे वहां छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। इस मामले में पुलिस ने एक्शन कर लिया है। इस पूरी वारदात का वीडियो खंगाला जा रहा है। दूर खड़े हुए एक शख्स ने जो कि यह वीडियो बनाया है, जिस वक्त ये घटना हो रही थी उसने क्या देखा, क्या कुछ वहां पर घटा, वो आप सुनिए। ये छीना झपटी कर रहे हैं, ये सारे ये मद्रासी हैं ख्याला के अंदर। ये देखो ये सारी छीना झपटी चल रही है इनकी। वो जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल रहे हैं मद्रासी। ये देखो वो लड़का बेहोश कर दिया उनने लिटा करके, और ये पैसे निकाल के अब ये भागेंगे एकदम। लड़का बेहोश कर दिया ये ख्याला के अंदर, ये कृष्णा बर्तन वाले के आगे बिल्कुल। ये लड़का ये रहा, ये आ गया, ये रहा। सोचिए जरा, खुलेआम ये सब कुछ चल रहा है। गलाघोटू गैंग के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है और एक आरोपी पकड़ा गया है और बाकियों की तलाश जारी है। आपको राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर दिखाती हूँ, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वीडियो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है। वीडियो में एक लड़का हाथ में चाकू लिए एक महिला को बार बार चाकू मारने की धमकी दे रहा है। इस दौरान जब महिला बदमाश का हाथ पकड़ लेती है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देता है। इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनकी तलाश जारी है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में कई लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का दुकान पर खड़ी हुई महिला की गर्दन पकड़ रहा है और फिर अपने कमर के पास से एक छुरा निकालता है। ये देखिए छुरा निकाल चुका है वो। महिला को गाली देते हुए बार बार उसे छुरा मारने की धमकी दे रहा है। एक बार छुरा महिला को मारता भी है, लेकिन वह छुरा पकड़कर आरोपी का विरोध करने लगती है। तभी पीछे खड़े हुए कुछ युवक उसे पकड़ ले जाते हैं। इसके बाद पीड़िता की ओर से कुछ बोलने के बाद इनमें से दूसरा लड़का चाकू लेकर आता है। वो भी महिला के आगे चाकू लहराने लगता है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। जरा आप सुनिए क्या हुआ। तुम्हारे दांत से पहले नहीं, तुम यही चाहती हो। ऐसे मत चलो यहाँ। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठता है। सुल्तानपुरी का ये वीडियो वाकई में दिल दहला देने वाला है। आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये सीसीटीवी दिल्ली के नरेला इलाके का है। ये सीसीटीवी फुटेज 24 सितंबर का है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक पर बदमाश बैठा है और दूसरा पिस्टल से घर के बाहर फायरिंग कर रहा है। इस बदमाश को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। एक के बाद एक बदमाश फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। गाली गलौज के साथ ही धमकी भी दे रहा है। फायरिंग करने के बाद बदमाश यहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीम्स भी तैयार कर ली हैं। जिस घर के बाहर फायरिंग हो रही है, इस बदमाश का इनसे कोई झगड़ा चल रहा था, इसलिए उन्हें डराने के लिए फायरिंग की गई। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पोस्ट पर लिखा, आज दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है। केंद्र सरकार और एलजी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गए हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री ने कहा कि आज दिल्ली में रहने वाले लोग दहशत में हैं, ऐसे में एलजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कल एक गोदाम पे हमला हुआ, एक गैंगस्टर की पर्ची फेंकी गई, साफ साफ धमकी दी गई है, अगर आप फिरौती देंगे, रंगदारी देंगे तो आप बचेंगे, वरना आपको उड़ा दिया जाएगा। आज दिल्ली का अधिकांश व्यापारी दहशत में है। ये एक आध व्यापारी की बात नहीं है, दिल्ली के लगभग सब व्यापारी आज डर में हैं। जीके के अंदर एक्सटॉर्शन को लेकर हत्या कर दी गई, और कल रात को एक नर्सिंग होम के अंदर घुस के पट्टी बंधवाने के बहाने एक डॉक्टर तक पहुंचा जाता है और उसके ऊपर गोलियों से हमला करके और उसकी गोली डॉक्टर की वहीं हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर्स एसोसिएशन परेशान है और एलजी साहब बिल्कुल इस पे चुप हैं। दिल्ली के चुने हुए विधायक उनसे समय मांग रहे हैं, एलजी साहब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में मर्डर, लूटपाट और शोरूम में फायरिंग के मामले ही सामने नहीं आए हैं। देश की राजधानी में रिकॉर्ड ड्रग्स भी जब्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने 560 किलो कोकीन बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5600 करोड़ है। कल ये खबर जब सामने आई कि देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप की बरामदगी हुई है तो लोग चौंक गए। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आज सामने आया कि इस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड तो दरअसल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कल इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और बताया था कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल है। दिल्ली पुलिस ने जब तुषार गोयल से पूछताछ शुरू की तो यह खुलासा हुआ कि वो दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। उसकी नियुक्ति 2022 में हुई थी। तुषार गोयल डिकी गोयल नाम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है, जिसमें उसने दिल्ली यूथ कांग्रेस से अपना कनेक्शन बताया है। यही नहीं, उसके कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीर भी सामने आई है। अब मैं आपको तुषार गोयल के कांग्रेस कनेक्शन के कुछ सबूत दिखाती हूं। ये 14 मार्च 2022 का पत्र है, जब तुषार गोयल को दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की डायनामिक लीडरशिप में यूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इसमें ऊर्जा लाएंगे। लेकिन तुषार गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस में कितनी ऊर्जा लेकर आए, इसका सच अब सामने आ गया है। तुषार गोयल के ड्रग्स रैकेट का सरगना होने का खुलासा होने के बाद बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में नफरत बिक रही थी, अब इसमें ड्रग्स भी बिकने लगी है। मुख्य आरोपी है जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। तुषार गोयल की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वो कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ है। तुषार गोयल की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें तो यहां उसने अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तुषार गोयल ने अपना नाम डिकी गोयल रखा है, लेकिन उसने अपना डेजिग्नेशन बड़ी ही साफ साफ दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चेयरमैन के तौर पर दिखाया है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे। बीजेपी ने पूछा, क्या इस ड्रग्स रैकेट का पैसा कांग्रेस तक पहुंचा? बीजेपी ने दूसरा सवाल किया कि क्या ड्रग्स रैकेट के इन पैसों का हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है? बीजेपी ने कांग्रेस से यह भी बताने के लिए कहा कि कांग्रेस नेताओं के ड्रग्स रैकेट से संबंध तो नहीं है। पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा
कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। यह शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है। बीजेपी ने सवाल किया तो कांग्रेस ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि तुषार गोयल कभी कांग्रेस से जुड़ा जरूर था, लेकिन 2 साल पहले ही उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। संदीप दीक्षित का मानना है कि बीजेपी को कांग्रेस के इस कदम की तारीफ करनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत खतरनाक बात है। और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब इस ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया तो केवल तुषार गोयल को ही गिरफ्तार नहीं किया, 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके बारे में भी डिटेल आपको मिलेगी राजधर्म में। देखिए, तुषार गोयल जिसके बारे में हमने आपको पूरा बताया, जानकारी दी कि पूरे केस का मास्टरमाइंड है तुषार गोयल, ये पहला नाम है। दूसरा किरदार हिमांशु कुमार का है, जो कि तुषार गोयल का पार्टनर है। हमेशा साई की तरह तुषार गोयल के साथ रहने वाला हिमांशु कुमार ही है। हिमांशु बाउंसर और बॉडीगार्ड का काम करता था। ड्रग्स केस में गिरफ्तार तीसरा शख्स औरंगजेब है, जिस पर ड्रग्स सप्लाई का जिम्मा था। औरंगजेब अभी तक उसकी पहचान सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ग्राहकों को ड्रग्स की सप्लाई करने का काम औरंगजेब ही करता था। वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। चौथा शख्स भरत जैन है। मुंबई से जो ड्रग्स लेने के लिए आया था, वो इसी सिलसिले में ड्रग्स लेने के लिए आया था। दिल्ली पुलिस ने उससे ड्रग्स की सप्लाई कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने पहले उनके पास से 15 किलो कोकीन बरामद की, लेकिन जब पूछताछ और हुई तो 560 किलो कोकीन की खेप बरामद हुई। अब ये जान लीजिए कि तुषार गोयल कौन है। तुषार गोयल दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज का रहने वाला है। उसके पिता का पहाड़गंज दरियागंज में पब्लिकेशन का कारोबार है। जिस गोदाम में कोकीन बरामद हुई उसका मालिक भी तुषार गोयल ही है। नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तुषार गोयल, यानी कि पढ़ा लिखा है। इसके सारे रिपरकशंस ये समझता था, इसके बावजूद वो ये कर रहा था। बेशुमार पैसे का मालिक, आलिशान जिंदगी जीने वाला तुषार गोयल ड्रग्स का धंधा कर रहा था। इसमें जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं उसमें अभी तक जो रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड का किंगपिन है उसका नाम है तुषार गोयल। ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है और आप समझ सकते हैं कि पॉश एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है ये। तुषार गोयल एक 40+ आदमी है जो कि जिसके फादर का पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का काम है पहाड़गंज में और अच्छा पब्लिकेशन है इनका। फैमिली वाइज बहुत साउंड है, वसंत विहार में रहता है ये और बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल है और जाहिर है इस तरह की एक्टिविटी में होगा तो उसी तरह का कैरेक्टर होगा ये। तो ये काफ़ी एजुकेटेड सा लड़का है। लेकिन ये जो तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है
He is the main distributor in India for this network. Main receiver and main distributor. आखिर दिल्ली पुलिस को इस रैकेट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, दिल्ली पुलिस ने ये पूरा केस कैसे सॉल्व किया, ये आपको समझाती हूँ। दिल्ली पुलिस की एक टीम पिछले 2 महीने से इस रैकेट की जांच कर रही थी और जांच में सामने आया कि इन लोगों को ड्रग्स की सप्लाई थाईलैंड के फुकेट से हो रही थी। कहां से? थाईलैंड के फुकेट से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और कई देशों से होते हुए भारत तक ये खेप पहुंच रही थी। और कैसे पहुंच रही थी? एरोप्लेन के जरिए ये खेप पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के हत्थे ये ना चढ़ जाए, इसलिए पैसों के लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब इस केस के आरोपियों को ड्रग्स के साथ पकड़ा तो उन्होंने महिपाल वाले गोदाम में ड्रग्स को रखा हुआ था, ऐसी जानकारी मिली पुलिस को। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो कपड़े के 23 अलग अलग कार्टन में कोकीन बरामद हुई। 23 कार्टन, जी हां, 15 किलो ड्रग्स के साथ महिपालपुर में पहली गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 गिरफ्तारी हुई और उन्हीं की निशानदेही पर 23 कार्टन में ड्रग्स बरामद हुए। दिल्ली पुलिस को इस रैकेट में 560 किलो कोकीन मिली है। 1 किलो कोकीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस तरह बरामद कोकीन करीब 5600 करोड़ रुपए की है। दिल्ली पुलिस को केवल कोकीन ही नहीं मिली बल्कि 40 किलो, जी हाँ, 40 किलो की marijuana नाम की ड्रग्स भी बरामद हुई है। 1 किलो देखिए, जिसका रेट भी इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं कि अगर कोकीन की बात करें तो 560 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी 1 किलो का रेट 10 करोड़ रुपए है। यानी कि मार्केट में कुल वैल्यू कितनी हो गई? 5600 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकीन की कीमत और marijuana की कीमत 40 किलो marijuana बरामद हुई है। 50 लाख रुपए 1 किलो का रेट है, यानी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी खेप, वाकई में इसमें पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है। अब खबर दिल्ली में ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद की करूंगी। मुस्लिम समुदाय के विरोध के बावजूद सदर बाजार के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल पार्क में मूर्ति के लिए चबूतरा बनाने का काम चल रहा है। चबूतरा बन जाने के बाद इस पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। कल देर रात ही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को क्रेन के जरिए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। जिस जगह रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लग रही है वो शाही ईदगाह के ठीक पास में है। ईदगाह कमेटी प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही है। इसे देखते हुए यहां पर काफी सुरक्षा है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में बरसों से इस सड़क का नाम रानी लक्ष्मीबाई रोड है और अब इस सड़क के किनारे जो पार्क है उसमें रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है। लेकिन पार्क से जुड़ा जो शाही ईदगाह है वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत होगी। लड़ाई कोर्ट तक गई लेकिन कोर्ट ने इस जमीन को डीडीए का बताया और अब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो चबूतरा है उसे बनाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आज ही यहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन जब ये मूर्ति लगे तो माहौल ना बिगड़े, इसकी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है वो सुबह से ही यहाँ मौजूद है। दिल्ली के डीसीपी, जो इस इलाके के डीसीपी हैं, एसएचओ हैं, लगातार राउंड ले रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी गाड़ी यहाँ से आगे जाए उसकी चेकिंग हो। 4 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे खड़े होने की इजाजत नहीं है, जुटने की इजाजत नहीं है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा सके। एक तरफ जहां पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है, वहीं इस मुद्दे पर कानूनी जंग भी चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने यहां पर मूर्ति लगाने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पहले सिंगल बेंच ने मूर्ति लगाने पर स्टे से इनकार कर दिया तो मुस्लिम पक्ष ने डबल बेंच के सामने इस फैसले को चुनौती दी। कल दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पार्क में मूर्ति लगाने को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ईदगाह कमेटी का कहना यह है कि ये जमीन उनकी है, इसलिए उन्होंने 1970 के गजट का हवाला दिया। ईदगाह कमेटी का हाई कोर्ट में कहना था कि ईद जैसे बड़े मौके पर यहां पर नमाज पढ़ी जाती है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय शख्सियत है, उनकी मूर्ति से आपको क्या परेशानी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब कल होगी।
शाही ईदगाह के पास पार्क में केवल महारानी लक्ष्मीबाई की ही मूर्ति नहीं लग रही है, वहां पर कुल 3 मूर्तियां लगाई जानी है। बीच में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है और उनके दोनों तरफ उनके सेनापति मोहम्मद गौफ और खुदाबख्श की मूर्ति स्थापित की जाएगी। राजधर्म में अब बात होगी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काउंटडाउन की। ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद पूरी दुनिया की नजर इजराइल के काउंटर अटैक पर है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा? अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान क्या करेगा? अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया तो क्या सिचुएशन बनेगी? दुनिया के कई बड़े मुल्कों की नजर इस वक्त नेतन्याहू पर है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स लगातार टारगेट कर रही है। अब तो ग्राउंड पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इस बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है, इसकी डिटेल मैं आगे आपको दूंगी। इधर यमन से हूती आतंकी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं और बाइडेन ने इजराइल को किस बात को लेकर चेतावनी दी है, ये भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले जंग में इस समय क्या चल रहा है उस पर अपडेट आपको दे दूं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल अब क्या कर रहा है वो जानकारी आपके सामने। इजराइल 4 फ्रंट पर पहले तो एक साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल ने लेबनान के साथ ही सीरिया पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा यह है कि इस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह का दामाद मारा गया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इसी बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर काउंटर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर करीब 25 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना करीब 2 किलोमीटर तक लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ ग्राउंड बैटल जारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कतर के दौरे पर कहा, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 4 दिनों में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 299 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। इस तस्वीर में हसन जाफर अल कासिर नसरुल्लाह के साथ नजर आ रहा है। इजराइल ने कल सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था और दावा किया था कि इसी हमले में नसरुल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इससे पहले इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। अब आपको इजराइल की सीरिया में एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तेज धमाके की आवाज भी आपको सुनाई देगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और आग धुएं का गुबार हवा में तैरता नजर आ रहा है। इजराइल का दावा यह है कि इसी एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के दामाद की मौत हुई है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल रुका नहीं है, थमा भी नहीं है। आतंक के खिलाफ इजराइल लगातार एक्शन कर रहा है और अब तो इजरायली फौज लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक लेबनान बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं, जहां इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना धीरे धीरे बॉर्डर से सटे हुए इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल कमर कस चुका है। तस्वीरें इजराइल और लेबनान के बॉर्डर की है, जहां बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स का जमावड़ा है। सैकड़ों की संख्या में टैंक और आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिक लेबनान बॉर्डर में घुसने के लिए तैयार है। टैंक्स की मदद से बॉर्डर से सटे हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस तो गई है, लेकिन यह हिजबुल्लाह का गढ़ है, इसलिए इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के 8 सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल ने खुद इसकी पुष्टि की है। 18 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक्स तबाह कर दिए हैं। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי
למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד, ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. इजराइल सिर्फ जमीन से ही हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि लेबनान में एयर स्ट्राइक करके भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। ये बेरूत में इजराइल के लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की तस्वीर है, जहां धमाके के साथ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक की जा रही है। बेरूत पर इजराइल के एक और हमले की तस्वीर देखिए। यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट करके एयर स्ट्राइक की गई। लेबनान में पिछले कई दिनों से इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। अब से कुछ ही देर पहले बेरूत से आई हुई तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। रात भर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत के हर तरफ तबाही नजर आती है। इजरायली हमले के बाद अभी तक आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है, यानी इतने घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक यहाँ पर आग शांत नहीं हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद अभी भी बेरूत में धुआं उठ रहा है। बेरूत में मची हुई तबाही की एक और तस्वीर अब आपके सामने। बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ केवल मलबा ही मलबा है। इजराइल को जहां भी हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने का शक होता है, वहीं पर बम बरसा दिया जाता है। चंद सेकंड में पूरा इलाका निस्तो नाबूद हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। इधर इजराइल दूसरे फ्रंट पर हूती आतंकियों का सामना कर रहा है। यमन से ईरान समर्थित हूती आतंकी इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ड्रोन की मदद से हूती आतंकियों ने हमला किया। हूती आतंकियों का दावा यह है कि ड्रोन सटीक का निशाने पर जाकर लगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा खाली जगह पर गिरा है।